कहानी चांदनी रात में पिकनिक। मूल भाव श्री राजेन मित्र। चांदनी रात में पिकनिक का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सहरन जाग उठती है। कम से कम मेरे मामले में तो ऐसा ही है। परीक्षा की पहाड़ जैसी पढ़ाई के दबाव को दरकिनार करके भी मैं ऐसे बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर पाता। एक कॉलेज छात्र के नाते अगर पढ़ाई के अलावा कुछ सच है तो वो है जीवन का ये बेलगाम उल्लास। गिरिडीह की इस लाल मिट्टी वाली धरती पर आलोक इस बार अकेला आया है। होली की छुट्टियों में यहां साथियों की कोई कमी नहीं है। सुबह जब असीमदा और भाभी ने प्रस्ताव रखा कि आज पूर्णिमा की रात चारदीवारी के बाहर गुजारी जाएगी तो आलोक को लगा मानो वसंत की हवा ने उसके कानों में कोई नई धुन गुनगुना दी हो। लेकिन सारी अटकलों पर पानी फेरते हुए विथिका ने दो टूक कह दिया, वो नहीं जाएगी। भाभी ने आलोक की ओर देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और इशारों में समझाया कि थोड़ी मान मनुआर करने पर यह बर्फ पिघल जाएगी। आलोक समझ गया कि यह विथिका की महज एक प्यारी सी शरारत है। वो चाहती है कि आलोक उसे थोड़ा ज्यादा महत्व दे, थोड़ा अधिकार जताते हुए उसकी खुशामद करे। विथिका के छरहरे बदन और शांत व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा है, लेकिन उसकी उन लंबी लंबी आंखों की गहरी चितवन जैसे हजारों चुंबनों से भी कहीं ज्यादा सघन और नजदीक है। विथिका और आलोक का रिश्ता सिर्फ दोस्ती भर का नहीं है, वे एक दूसरे के मंगेतर यानी फियांसे हैं। इसलिए उनके मान अभिमान का ये तालमेल भी कुछ अलग ही अंदाज का है। सुनसान दोपहर। विथिका जब बरामदे के डेक चेयर पर लेटी हुई थी तभी सामने के पिंजरे में बैठा पालतू चंदना पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा था। आलोक उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना भारी बनाते हुए बोला, मैं तो बस आज रात ही यहां से जा रहा हूं। विथिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी उस हंसी की लहर आलोक के कानों में किसी जादुई संगीत की तरह गूंजी। उसने तिरछी नजरों से देखते हुए सवाल किया, अचानक यह वैराग्य क्यों जाग उठा, जरा सुनो तो। आलोक ने एक लंबी आह भरी और बताया कि इस डोल पूर्णिमा की रात को महज यहां बैठे बैठे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। विथिका ने अपनी आंखों की पुतलियां नचाते हुए दबी हुई मुस्कान के साथ याद दिलाया कि दीदी तो रात में पिकनिक का इंतजाम कर रही हैं। करती रहें, पर मैं नहीं जाऊंगा। आलोक के लहजे में अब एक बनावटी शिकवे वाला स्वर था। जब आलोक ने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, और अगर मैं अकेला ही चला गया तो, तब विथिका और चुप न रह सकी। वो हंसते हुए बोल पड़ी, कितने शरारती लड़के हो तुम। देखो तो इस चंदना के बदन पर मैं जितना हाथ फेर रही हूं ये उतना ही चिढ़कर मुझ पर झपट रहा है। आलोक ने मौका पाकर तुरंत चुटकी ली, बिल्कुल तुम लड़कियों की तरह ही। शाम से ठीक पहले जब धूल उड़ाती धूप की तेज तपिश अब मध्यम पड़ चुकी थी, एक टूरिंग कार लेकर सब निकल पड़े। गाड़ी में कुल 5 लोग थे और साथ में एक पुराना नौकर। स्टीयरिंग पर असीमदा थे और बगल में भाभी। पीछे की सीट पर आलोक, विथिका और उसकी छोटी बहन चित्रा बैठे थे। गाड़ी के पिछले कैरियर पर पिकनिक का सारा साजो सामान ठसाठस भरा हुआ था। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई, पेट्रोल की तीखी गंध और इंजन की एकसार आवाज को दबाते हुए सब एक स्वर में गा उठे, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हे कर्णधार, तुम्हें हमारा नमस्कार है। शहर की सीमा छोड़कर गाड़ी जब कच्ची मेड़ वाली रास्तों पर उतरी तो चारों ओर के खुले मैदानों और तूफानी हवा के बीच पहियों की रफ्तार और भी बढ़ गई। गानों का सिलसिला थमा तो महफिल में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वो दौर बड़ा आसान था। अखबार के पन्ने महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी और अत्याचार की खबरों से भरे रहते थे। असीमदा ने मजाक के लहजे में एक सवाल उछाल दिया, अच्छा अगर अभी गुंडों का एक झुंड तुम लोगों पे हमला कर दे तो तुम लोग भला क्या करोगी। भाभी ने तुरंत करारा जवाब दिया, क्यों, क्या आप लोग साथ में सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं। असीमदा ने पलटकर एक और सवाल दागा, और अगर हम साथ ना हो तो। विथिका अब सीधे बहस में कूद पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग साथ रहकर भी क्या करेंगे, ये तो हमें अच्छी तरह पता है। यह पलायती सजीवती, जो भाग खड़ा होता है वही जीवित बचता है। खैर आप फिक्र ना करें, हम अपनी रक्षा करना बखूबी जानती हैं। गौरतलब है कि उस अशांत दौर में बंगाल के कोने कोने में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाने और जुजुत्सु की कला का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता था। भाभी, विथिका और चित्रा सभी किसी न किसी व्यायाम समिति से जुड़ी हुई थीं। हालांकि शादी के बाद भाभी का वो अभ्यास काफी कम हो गया था और असीमदा लड़कियों के इस रौद्र रूप को पूरी तरह पचा नहीं पाते थे। विथिका को तो अपनी इस काबिलियत पर एक छिपा हुआ गर्व था। उसे यकीन था कि अपने हाथों के दांव पेंच और जुजुत्सु की तकनीक से वो किसी भी कद्दावर पुरुष को पल भर में चित कर सकती है। असल जिंदगी में भले ही उसका किसी गुंडे से सामना ना हुआ हो, लेकिन अपने छोटे भाई अजय को गिनी पिग बनाकर वो रोज नए नए दांवों का परीक्षण करती रहती थी। बेचारा अजय कितनी ही बार दर्द से कढ़ाते हुए मां के पास शिकायत लेकर भागा होगा, इसकी कोई गिनती नहीं है।
जब आलोक और उसके दोस्त इस बात पर मजाक उड़ाते तो वीथिका बड़ी गंभीरता से कहती, बिना अभ्यास के क्या मुसीबत के वक्त हाथ चलेंगे। हम सब चुप हो जाते क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था लड़कियों से बहस में जीतना और मृग तृष्णा के पीछे भागना एक ही बात है। आलोक अब अचानक बोल पड़ा, लड़कियों में अगर वाकई इतनी हिम्मत होती तो क्या रोज अखबारों के पन्ने इन दरिंदगी भरी खबरों से भरे होते? ये सब तो पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश की तरफ ज्यादा होता है। हालांकि मैंने सुना है कि कोलकाता की लड़कियों के मुकाबले उधर की लड़कियां काफी साहसी और जुझारू होती हैं। असीम दा ने बीच में ही बात काटते हुए अपनी राय दी, अरे छोड़ो भी ये सब। इस तथाकथित नारी उत्पीड़न की ज्यादातर खबरें महज बुना हुआ नाटक होती हैं। लड़कियां अपनी मर्जी से घर छोड़ती हैं और जब पकड़ी जाती हैं तो परिवार के डर से कह देती हैं कि उन्हें जबरदस्ती उठा लिया गया था। और कभी गौर किया है, ऐसे ज्यादातर मामले तो उन विधवाओं के होते हैं। उस दिन एडवांस अखबार में पढ़ा था, एक हिंदू विधवा ने अदालत में खड़े होकर साफ तौर पर यह कबूल किया कि उसने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण किया है। भाभी अब खुद को और काबू में ना रख सकी। उन्होंने तीव्र आक्रोश के साथ कहा, तुम मर्द लोग बहुत ही सतही और खोखले फैसले सुना देते हो। बस 2 खबरें पढ़ लीं और लड़कियों के चरित्र पर कालिख पोत दी तो जैसे तुम्हें सुकून मिल गया। अदालत में कोई कुछ कबूल कर रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो उसके दिल की आवाज है। ऐसा सोचना महज मूर्खता है। उस तथाकथित स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के पीछे अपमान, प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार का जो काला इतिहास दबा रहता है, उसे तुम जैसे पुरुष कभी नहीं समझ पाओगे। हमारा समाज इतना जहरीला है कि अगर कोई औरत अपहरण के बाद पाक साफ हालत में भी वापस लौट आए तो भी उसका पति या ससुराल वाले उसे अछूत और अपवित्र समझकर दुत्कार देते हैं। भले ही उसके साथ कुछ गलत न हुआ हो, पर महज शक की बुनियाद पर उसे तिरतिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसके सामने अपने ही घर के आखिरी दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तब जान बचाने के लिए या सिर छुपाने की एक आदत सुरक्षित जगह की लालच में वो ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। इसके सिवा उसके पास और रास्ता ही क्या बचता है। आलोक समझ गया कि भाभी काफी नाराज हो गई हैं। माहौल को हल्का करने के लिए उसने वीथिका की ओर रुख किया और बोला, गुंडों के चंगुल से खुद को बचाना जितना आसान तुम समझ रही हो उतना है नहीं। जब वो सामने आएंगे तो उन हट्टे कट्टे जवानों के चेहरों को देखकर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वे घर के पालतू गिरगिट नहीं है वीथी, साक्षात जहरीले नाग हैं। उनके हट्ठे चढ़ोगी तब मजा चखेगी। वीथिका ने बड़े सयानेपन से संक्षिप्त जवाब दिया, वो तो वक्त आने पर देख लिया जाएगा। गाड़ी अब एक मायावी गांव की धूल भरी पगडंडियों को चीरती हुई भागी जा रही थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद जैसे चांदी की बारिश कर रहा था। झाड़ियों की ओट से आती झिंगरों की एकसार आवाज जैसे किसी एकांत शाम की प्रार्थना हो। वसंत के सूखे झरे हुए पत्तों की मड़मड़ आवाज के बीच रास्ते से गुजरते किसी राही की बांसुरी की धुन तैरती हुई आई। असीमदा मंत्रमुग्ध होकर बोले, वाह, कमाल की बांसुरी बजा रहा है। एक मोड़ मुड़ते ही गाड़ी एक प्राचीन जटाएं फैलाए हुए विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक गई। वो जगह जादुई थी। एक विराट वृक्ष अपने प्रागैतिहासिक रूप के साथ मैदान के बीचों बीच अकेला खड़ा था और उसकी गोद में एक छोटा शांत तालाब था। सिर के ऊपर सितारों की माला और चारों ओर चांद की दूधिया सफेद मायावी चांदनी, जैसे पल भर में पूरी कायनात का रंग ही बदल गया हो। दूर गांवों में उस वक्त होली खेलने का उन्माद चरम पर था। आज रंगों में सराबोर होने वाली रात थी। आसमान का सीना गुलाल की लाल आभा से ढका हुआ था। मैदान की उस भारी खामोशी को चीरते हुए सुदूर गांव से मादल यानी ढोल की गुरु आवाज और होली के गीत तैरते हुए आ रहे थे, जिसने उस रात को एक आदिम और रहस्यमयी गंभीरता से भर दिया। शहर से करीब 25 मील दूर उस प्राचीन बरगद के पेड़ की आदिम छाया के नीचे जब हमारा डेरा जमा तो चारों ओर की खामोशी को चीरते हुए एक साथ सुरों का सैलाब उमड़ पड़ा। आ बसंत, फूलों की माला झुलाते हुए हम होली खेलेंगे। असीमदा घास पर धप से बैठ गए और बोल उठे, ऐसी जादुई रात भला घर की चारदीवारी में कैद होकर कैसे गुजारी जा सकती है। असीमदा दिल से बड़े कवि स्वभाव के इंसान थे, हालांकि उन्हें कलम चलाने की आदत नहीं थी। अचानक उन्होंने आसमान चीर देने वाली अपनी उस विकट और बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दिया, आसमान मेरी रोशनी से भर गया, मैं आसमान को अपने गीतों से भर दूंगा। असीमदा के इस अचानक और बेसुरा भावुक अंदाज को देखकर हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रात के 11 बज रहे थे। पूर्णिमा का वो विशाल थाली जैसा चांद ठीक सर के ऊपर ठिठक कर खड़ा था। हल्की हल्की दक्षिणी हवा किसी इत्र की खुशबू की तरह चारों ओर बह रही थी। खाना पीना निपटाकर जब सब खुरदुरी शतरंज की बिछौनी पर बैठे और गपशप का दौर शुरू हुआ तो असीमदा अपने स्वाभाविक प्रोफेसर वाले अंदाज में बायरन, शैली और कालिदास की चांदनी रातों के वर्णन पर विद्वतापूर्ण चर्चा छेड़ बैठे। वीतिका और चित्रा उस वक्त काफी बेचैन हो रही थीं। इस खामोश रात में जब तक थोड़ा टहल ना लें, उन्हें जैसे चैन नहीं मिलने वाला था।
चित्रा ने एक लंबी अंगड़ाई ली और प्रस्ताव रखा। चल आलोकदा, थोड़ा घूमकर आते हैं। आलोक ने तिरछी नजरों से एक बार वीथिका की मौन सहमति जाननी चाही। वीथिका मुस्कुराई। हाँ चलो। दीदी आप लोग बैठिए, हम तब तक जरा चारों तरफ देखाते। टहलते टहलते आलोक ने कहा, आज अगर हम कोलकाता में होते तो शायद ऐसी रात महज गहरी नींद की आगोश में ही कहीं खो जाती। वीथिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसीलिए तो मैंने यहां आने के लिए तुम्हें खत लिखा था। इस बात को कबूल कर लो कि ऐसी रात की सार्थकता सिर्फ मेरे लिए ही है और इस बात के लिए तुम्हें कम से कम मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वे अब एक छोटे से आम के बाकी छायादार गलियों के अंदर जा चुके थे। अचानक वीथिका की नजर एक छोटी सी नाव पर पड़ी और वो उत्साहित हो उठी। वाह देखो, यहाँ एक नाव बंधी हुई है। नाव पर सवार होकर वे तालाब के बीचों बीच पहुंच गए। तीनों कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश थे। चारों ओर का सन्नाटा और पानी की लहरों की वो धीमी छलाट छलात आवाज मन को किसी गहराई में ले जा रही थी। तभी वीथिका ने गाना शुरू किया। आज दक्षिण का द्वार खुला है। तेज हवा की वजह से उसके बेतरतीब बाल चेहरे और आंखों पर आ गिर रहे थे और उसके गले की वो सुरीली आवाज रात की खामोश फिजा को एक जादुई चादर की तरह ओढ़ रही थी। चित्रा अपनी दीदी की गोद में सिर रखे विभोर होकर गाना सुन रही थी। अचानक उसने सिर उठाकर कहा, आलोकदा अब चलो, बहुत रात हो गई है। आलोक का मन थोड़ा खट्टा हो गया। वीथिका ने एक लंबी अंगड़ाई ली और बोली, अपनी कवियत्री वाली बातें रहने दो, मुझे तो अब जोरों की नींद आ रही है। आलोक ने प्रस्ताव रखा, ठीक है, तुम उसी लकड़ी के तखत यानी कि पाटन पर सिर रखकर सो जाओ ना, मैं नाव चलाता हूं। लेकिन वीथिका ने साफ तौर पर कह दिया कि चित्रा भले ही सो जाए पर उसे उस तरह नींद नहीं आएगी। आलोक ने थोड़ा आहत होने का दिखावा करते हुए पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वीथिका ने तिरछी नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, क्या मैंने एक बार भी ऐसा कहा? आलोक अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बल्कि असींदा और भाभी को एक बार बुला लाता हूं। बांसुरी भी मोटर गाड़ी में ही रह गई है, उसे भी ले आता हूं। अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? वीथिका के लहजे में फिर वही चिर परिचित चंचलता लौट आई। जाओ तो, और बातें मत बनाओ, खुद में कितनी हिम्मत है वो तो मुझे अच्छी तरह पता है। आलोक गाड़ी तक पैदल चलकर आया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। लालटेन हाथ में लेकर वो जब दोबारा तालाब की ओर लौट रहा था, तभी अचानक खामोश रात का सीना चीरती हुई एक चीख सुनाई दी, आलोकदा, ओ आलोकदा। आलोक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और दौड़ लगा दी। झाड़ियों को लांघते हुए वो जब तालाब के किनारे पहुंचा तो देखा कि पानी के पास एक आदमी बेजान सा खड़ा है। बदन नंगा, घुटनों तक धोती चढ़ी हुई और कीचड़ से सनी हुई। वो आदमी बिल्कुल स्थिर आंखों से नाव की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। वीथिका नाव पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका एक हाथ चित्रा के कंधे पर था और दूसरा हाथ मुट्ठी बांधकर सीने के पास सटा हुआ था। जुजित्सु के आत्मरक्षा वाले पैतरे की एक मजबूत मुद्रा। हालांकि उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखों की चमक में एक अजीब सी सख्ती थी। वो दांत पीसते हुए कह रही थी, यह क्या चाहिए तुम्हें? खबरदार, जो पास आए बिल्कुल पास मत आना। आलोक ने उस आदमी के सामने जाकर सीना तान दिया और कड़क कर बोला, क्या चाहिए यहां? ये कैसी बदतमीजी हो रही है? उस आदमी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस अपनी उन अजीब सी धुंधली आंखों से देखते हुए एक फटी खुरदुरी आवाज में बोला, जानते हो ये सब मेरी मिल्कियत है, अभी के अभी निकल जाओ यहां से। आलोक को अपने पास पाकर वीथिका ने थोड़ी राहत की सांस तो ली, लेकिन अपनी आत्मरक्षा वाली मुद्रा रत्ती भर भी कम नहीं की। तभी तक असीम दा और चौकीदार भी हाफते हाफते वहां पहुंचे। निधिराम चौकीदार ने जैसे ही करीब आकर उस शख्स को देखा, सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, बाबू उसे जाने दीजिए, वो उस पुराने जमींदार घराने का पागल लड़का है। एक बार बड़ी भारी बीमारी हुई थी, तब से ही इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। दिन रात इसी तरह अपनी पुरानी जमींदारी नापता हुआ घूमता रहता है। सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो पागल ना जाने कब अंधेरे में चुपचाप ओझल हो चुका था। भोर की झिझरी ठंडी हवा के साथ कोहरे की एक पतली चादर जमीन पर उतर आई थी। जब सब दबे पांव वापस लौटकर मोटर में आकर बैठे तो आलोक ने वीथिका के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जुजित्सु के वे दांव पेश तुमने आखिर तक आजमाए तो नहीं, लेकिन तुम्हारा वो रौद्र रूप देखकर वो आदमी वाकई बुरी तरह घबरा गया था। वीथिका ने कोई जवाब नहीं दिया। भोर की उस हल्की रोशनी में उसका चेहरा शर्म और मीठे शिकवे की वजह से और भी सुर्ख हो उठा। उसने बस मन ही मन सोचा, असल दुनिया के गुंडों और इस पागल जमींदार के बीच जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आज आलोक की मौजूदगी ने उसे जो हिम्मत दी है वो उसके किसी भी दांवपेच से कम नहीं थी। प्रिय दोस्तों,
अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।